उस रात दोनों भाई बहन फुटपाथ पर ही सो गए और वो भी भूखे पेट। अगले दिन निहारिका जहां भी काम मांगने जाती उसे काम नहीं दिया गया और न ही उन दोनों को किसी ने किराए पर अपना मकान दिया। छोटू, चलो उस मंदिर में चलते हैं। निहारिका छोटू को लेकर सामने बने एक मंदिर में लेकर चली गई। जब तक हमें घर नहीं मिल जाता हम दोनों इसी मंदिर में रहेंगे, तो यहीं पर बैठ मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। निहारिका अपने भाई को वहीं छोड़कर लोगों से मदद मांगने लगी। उसकी मदद किसी ने नहीं की। भटकते भटकते रात हो गई। उस जंगल से कुछ लकड़ियां ले आती हूँ, थोड़ा बहुत सामान तो अभी भी है ही मेरे पास। मंदिर में ही आग जलाकर खाना बना लूंगी, अपने छोटे भाई को खिला दूंगी। राधिका सामने वाले जंगल में चली गई और लकड़ियां बिनने लगी। उसे कुछ फल भी दिखाई दिए, इसलिए वो फल भी तोड़ने लगी। लेकिन तभी उसे अचानक जानवरों की आवाजें आने लगी। भाग निहारिका, इस जंगल में तो शेर है। निहारिका जंगल से जैसे ही भागने लगी वैसे ही इस घर में तो ना दिन का चैन है ना रात का सुकून। छप्पर में भी इतने छेद हो गए हैं कि लगता ही नहीं है सर पर छत है। सारा दिन घर में धूप आती रहती है, घर में रहो या बाहर कोई अंतर नहीं है। अरे बहुओं, तुम्हारी बात हुई थी क्या शहर में? क्या रहा पैसों का? हाँ माँ जी, मैंने सुरेश जी से बात की थी, लेकिन वो बोले कि अभी शहर में भी काम बहुत मंदा है, कमरे का किराया भी नहीं निकलता, ऐसे में वो हमें पैसे नहीं भेज पाएंगे। जब परेशानियां आती हैं तो सारी एक साथ ही आकर पड़ जाती हैं। अब तो लगता है कि मुझे यही करना पड़ेगा। सुमित्रा ने ऐसे बोलकर अपने पांव से पायल उतार ली और चांदी की पायल वो अपनी बड़ी बहू कोमल को देकर बोली, ये ले बहू, वैसे तो मैं इन पायलों को कभी ना बेचने को सोची हुई थी, क्योंकि ये तेरे बाबा की आखिरी निशानी है। लेकिन अब घर के ऐसे हालातों में मुझे ना चाहते हुए भी इसको बेचना पड़ेगा। इसे ले और इसे बेचकर घर का राशन ले आना। माँ जी, मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन हम बहुओं में से अब किसी के भी पास सोने या चांदी बचा। सब ऐसे ही घर की जरूरतों में खत्म हो गया, इसीलिए अब पेट की जरूरत के लिए ये करना पड़ेगा। कोमल ने ऐसे बोलकर सुमित्रा के हाथ से उसके पायल को ले लिया और तीनों बहुएं उसे बेचने के लिए सुनार के पास जाने को निकल गई। सुमित्रा एक गरीब औरत थी जिसकी 3 बहुएं थीं। तीनों बहुओं के पति बाहर शहर में काम करते थे, लेकिन अब शहर में भी काम बहुत ज्यादा मंदा था, जिससे सुमित्रा के घर में पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही थी। अभी तीनों बहुएं बाहर आई ही थीं कि तभी बड़ी बहू कोमल को कुछ याद आ गया। अरे नहीं, क्या हुआ कोमल भाभी? तारा, त्रिशा, आज तो हम बिल्कुल जामुन के पेड़ के बारे में भूल गए। गर्मी इतनी ज्यादा है, धूप ने हमारा ही दम सुखाया। बेचारे पेड़ की क्या हालत हो रही होगी। सही कहा, बेचारा पेड़। एक काम करेंगे, पहले पायल को बेचकर राशन खरीद लेंगे और उसके बाद घर जाने से पहले पेड़ के पास चले जाएंगे। ठीक बोल रही हो भाभी, इस तरह एक ही चक्कर में दोनों काम हो जाएंगे। तीनों बहुओं ने ऐसे ही प्लान बना लिया। बस फिर क्या, ने अपने अपने काम को भी किया। उन्होंने सबसे पहले पायल को बेचा, जिसके बाद वो सभी जरूरत का राशन लेकर पेड़ के पास जंगल में आ गई। देखते ही देखते ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है कि इस पर जामुन भी लगना शुरू हो गए। चलो बहनों, अब मिलकर इसकी जड़ों को पानी दे देते हैं। यहाँ पास में जो नदी का पानी आता था वो तो सूख गया है, अब नदी थोड़ा दूर है। चलिए उसी में से पानी ला लाकर इस पेड़ को देते हैं। त्रिशा की बात को सुनकर तीनों बहुएं साथ में नदी से पानी लेने को चली गईं। नदी काफी दूर थी और जंगल में शीशे की तरह धूप गहराई हुई थी। ऐसे में नदी तक जाते जाते उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और हाथों में पानी लिए वो तीनों ही प्यास से बेचैन होते हुए पेड़ के पास आई। हाँ, भाभी, बहुत जोरों से मुझे भी प्यास लगी है और इस धूप ने तो सारा ग्लूकोज ही मानो शरीर से खींच लिया। अब गर्मी हो रही है तो ऐसे तो होगा ही, पहले हम इस पेड़ को पानी दे दें। अभी पेड़ की जटाओं ने उनका रास्ता रोक लिया और फिर पेड़ इंसानी आवाज में बोला, रुक जाओ, मुझसे डरो नहीं, पलट कर देखो। कौन बोला? पेड़? तीनों बहू जैसे ही पलटी तो वो पेड़ को देखकर चौंक पड़ी। पेड़ के इंसानों की तरह आंख, नाक और मुंह सब बने हुए थे। ऐसे में तीनों बहुएं डरी हुई थी कि तभी पेड़ बोला, तुम तीनों तो मेरी दोस्त हो, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने को आया। तुमने जब मैं छोटा सा था तब से ही मुझे पानी दिया और सूखने से बचाया। मैं कभी तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे जिंदगी दी है। मैंने सुना है कि तुम अपनी जिंदगी से कितनी परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ ने ऐसे बोलकर अपनी बराबर में मुंह घुमाया और एक जोरदार फूंक से आसपास के जंगल को साफ कर दिया। फिर उसने